आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स जो नीट में पूछे जाते हैं और वो रिलेटेड होते हैं चेन से। यानी कि एक हमारे पास चेन गिवन होती है और उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वांटिटीज अपन को फाइंड आउट करने के लिए दी जाती है और हर साल नीट के अंदर चेन से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूमेरिकल जरूर बनता है। तो आज अपन उनको स्टडी करते हैं और वो सारी क्वांटिटीज जो भी पूछी जा सकती है वो अपन सारी की सारी डिस्कस करेंगे और किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं वो आज अपन चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चेन प्रॉब्लम्स। तो ये हेडिंग रह जाएगी अपन की चेन प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी कि बेसिकली आज अपन इस वीडियो के अंदर सारी की सारी चर्चा करेंगे चेन के न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज एक एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं कि ये हमारे पास एक टेबल है, ये टेबल है। ठीक है, और ये टेबल का हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, बेस है, और ये इसका वर्टिकल साइड है और इस पे कोई चेन रखी हुई है कुछ इस तरीके से। ये एक चेन रखी हुई है, ठीक है, और इसका कुछ पोर्शन यहाँ पर हैंग है ऐसे। ये वाला, ठीक है, यानी कहने का मतलब हमारे पास एक कंप्लीट चेन है और इस पूरी की चेन की जो लेंथ है मान ली कि L है और इस पूरी चेन का जो मास है उसको मान लिया कि कैपिटल M है। ठीक है, L लेंथ की एक चेन है जिसका मास M है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि अच्छा ये जो सरफेस है इसके बारे में दे रखा है कि यहाँ पर फ्रिक्शन भी है और इस फ्रिक्शन के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको नाम दे दिया म्यू। तो तीन डेटा अपन को गिवन है। एक हमारे पास चेन है जिसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यानी कि एक टेबल पे रख रखा है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, म्यू। इस चेन के बारे में दो क्वांटिटीज अपन को गिवन है कि चेन की लेंथ L है, चेन का मास M है, और टेबल के बारे में एक क्वांटिटी गिवन है कि टेबल जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस उसका रफ है और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। आपसे ये पूछा गया है कि इस चेन की मिनिमम लेंथ बताइए जितनी अपन इस टेबल के ऊपर रख सकें ताकि ये स्लिप ना हो। यानी कहने का मतलब मिनिमम लेंथ ऑफ द चेन अपन को फाइंड आउट करनी है ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, यानी कि इस टेबल के ऊपर कम से कम कितनी चेन रखें ताकि क्या करे ये स्लिप ना हो, यानी कि नीचे की तरफ जाए नहीं, यानी कि वो लेंथ अपन को फाइंड आउट करनी है। अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि फाइंड मिनिमम लेंथ, ये हमारे से पूछा गया है, फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ चेन ऑन टॉप ऑफ द टेबल, ऑन टॉप ऑफ द टेबल, ये हमारे से पूछा गया है। फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ द चेन, चेन की मिनिमम लेंथ बतानी है ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, इस टेबल के ऊपर कम से कम कितनी अपन लेंथ रख सकें। और कंडीशन क्या है कि ये स्लिप नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने ज़्यादा लेंथ रखी, फिर मैंने इसको थोड़ा कम किया, थोड़ा कम किया, थोड़ा कम किया, फिर पता चला कि अगर मैं ऊपर कम करता हूँ तो नीचे लेंथ बढ़ रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि स्लिप होने लग जाएगी। तो मुझे पता चल गया कि हाँ ये लेंथ है, इससे कम मैं लेंथ नहीं रख सकता, इससे कम अगर मैं करूँगा तो ये चली जाएगी। तो फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ द चेन ऑन द टॉप ऑफ द टेबल सो दैट इट डज नॉट स्लिप, इट डज नॉट स्लिप, ताकि ये स्लिप ना हो। ये हमारे को न्यूमेरिकल दे रखा है, ये फाइंड आउट करना है कि मिनिमम लेंथ। तो प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर इस लेंथ को मैं लगातार इसको धीरे धीरे नीचे करता जाऊंगा, यहाँ की लेंथ कम होती जाएगी, इधर की लेंथ बढ़ती जाएगी, तो एक टाइम ज़रूर ऐसा आएगा कि हमें लगेगा कि हाँ ये वाली लेंथ जैसे जैसे नीचे जाएगी तो इसके स्लिप होने के चांस बढ़ते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये स्लिप होने लग जाएगी। तो वहाँ हमें पता चल जाएगा कि इसके बाद में अगर थोड़ा सा भी मैं इस चेन की लेंथ को और कम कर देता हूँ ऊपर की, यानी कि नीचे की तरफ बढ़ा देता हूँ, तो ये स्लिप हो जाएगी। तो वो अपन को फाइंड आउट करना है कि हाँ यहाँ तक ये स्लिप नहीं हो रही, इससे ज़्यादा थोड़ी सी भी इस लेंथ को अगर मैं नीचे बढ़ा देता हूँ और इधर मैं कम कर देता हूँ तो ये स्लिप हो जाएगी। तो लेट अस सपोज ये सिचुएशन मान ली कि अभी मैंने मान लिया कि ये जो लेंथ है इतनी लेंथ है, इसके ऊपर ये स्लिप नहीं हो रही, इससे अगर मैं लेंथ को कम कर देता हूँ, यानी कि थोड़ी सी चेन को मैं आगे खिसका देता हूँ, यानी कि यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसकी लेंथ बढ़ा देता हूँ, तो थोड़ा सा भी अगर मैं इसकी लेंथ को यहाँ पर कम कर देता हूँ तो उस कंडीशन में ये स्लिप हो जाएगी। अभी ये क्या हो रही है, स्लिप नहीं हो रही। ठीक है, तो ये वाली लेंथ अपन को फाइंड आउट करनी है और इसको मैं मान लेता हूँ लेट अस सपोज ये x है। ठीक है, तो कंडीशन आपके सामने मैंने एक्सप्लेन की
किस तरीके से ये बना न्यूमेरिकल वो मैंने आपको बताया कि इस चेन को अगर मैं थोड़ा सा भी अब मैं आगे खिसकाऊंगा तो ये नीचे चली जाएगी। ये इसकी लेंथ है, इससे कम लेंथ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इससे भी कम लेंथ करना चाहता हूँ टॉप के ऊपर, यानी कि इस टेबल के टॉप पे इससे भी कम लेंथ करना चाहूँगा, यानी कि इसको थोड़ी सी आगे बढ़ा दूंगा तो ये स्लिप हो जाएगी। तो ये मिनिमम लेंथ है, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं देखो। तो नो डाउट इसको अगर मैंने x मान लिया तो ये जो हैंग हो रखी है ये कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी l माइनस एक्स। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, l माइनस एक्स। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको क्या है कि हमें समझ में आ रहा है कि सर अगर इसको स्लिप नहीं होना है तो नो डाउट इसके ऊपर जितना नीचे ग्रेविटी लग रहा है उतना ही इसके ऊपर क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन हो जाना चाहिए। क्या बोला कि सर ये जो लेंथ है जितना इसके ऊपर नीचे mg लग रहा है उतना ही यहाँ पर फ्रिक्शन अवेलेबल हो जाना चाहिए, यानी कि यहाँ लगने वाला फ्रिक्शन इस mg के अगर बराबर आ जाता है, यानी कि जितना नीचे लग रहा है mg उतना का उतना ही यहाँ पर लग रहा है फ्रिक्शन, तो उस कंडीशन में स्लिप नहीं होगी। तो स्लिप से बचाने की कंडीशन क्या है कि सर यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है और यहाँ पर जो नीचे ग्रेविटी लग रही है दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर। इसका मतलब जितना नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है बाय द फ्रिक्शन, और दोनों बराबर हो जाएंगे तो बॉडी सेम स्टेट में रहेगी। तो ये कंडीशन लगा दी, दैट्स ऑल, ये कॉन्सेप्ट है। तो नीचे क्या लग रहा है, mg, और ऊपर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। ये दोनों क्या हो जाने चाहिए, बराबर। जितनी नीचे ग्रेविटी है उतना ही क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज अपन पुट करते हैं। m, सबसे पहले अपन बात करते हैं मास की। तो इस पे mg लग रहा है तो इसका मास लेना है, तो इसका मास कितना होगा, तो मुझे पता है कि इस लेंथ का, l लेंथ का टोटल मास m है। तो यहाँ पर मैं साइड में करके बता रहा हूँ कि अगर l लेंथ का मास अगर m है तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m/l, और यूनिट लेंथ का मास अगर m/l है तो इस लेंथ का कितना हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, दैट इज़ l माइनस एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये मास हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ और इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसको हटा दिया। ओके, तो मास कितना आ जाएगा, तो mg की वैल्यू अपन पुट कर रहे हैं कि इस पे जितना mg लग रहा है तो m की वैल्यू पुट कर रहे हैं, g एज इट इज आ जाएगा। तो m, इसका मास कितना है, तो यूनिट लेंथ का मास हो गया m/l और इस लेंथ हो गया l माइनस एक्स का, इससे मल्टीप्लाई, और g की जगह अपन ने रखा g। इसके बाद में अपन बात करते हैं फ्रिक्शन। इधर फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, म्यू इंटू आर। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला मैंने यहाँ साइड में लिखा म्यू इंटू आर, एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू आर। म्यू कितना है यहाँ पे, तो म्यू म्यू है, और आर कितना होगा, तो आर mg होगा, आर mg होगा, आर mg होगा। इस mg में फिर से अपन को m निकालना है, लेकिन ये m कौन सा, इस लेंथ का मास। तो इस लेंथ का मास कितना होगा, तो मुझे पता है कि सर यूनिट लेंथ का मास होता है m/l, और इस लेंथ का कितना हो जाएगा, तो इस लेंथ से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये m हो जाएगा और g की जगह g। फिर से बात करते हैं अपन, फ्रिक्शन एफ मैक्स म्यू इंटू आर, म्यू की जगह म्यू हो गया, और r कितना हो जाएगा, mg। m कैसे निकाला, वही सेम टेक्निक, यूनिट लेंथ का हो गया तो x लेंथ का इतना और g की जगह g। g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा ml माइनस mx डिवाइडेड बाई l डिवाइडेड बाई l इज इक्वल टू, इधर हमारे पास बन जाएगा म्यू mx डिवाइडेड बाई l। यहाँ पर l से l कैंसिल आउट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अपन को क्या फाइंड आउट करना है, x। तो इस स्टेप को उधर लेके जाता हूँ, तो इधर हमारे पास बच गया m, और उधर हमारे पास चला जाएगा म्यू mx डिवाइडेड बाई l, और ये प्लस हो जाएगा mx डिवाइडेड बाई l। यहाँ से m और x कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही मैं यहाँ से m और x कॉमन लेता हूँ तो इधर बन जाएगा mx बाहर आ गया, और अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा म्यू बाई l, और इधर हमारे पास क्या बच जाएगा, अच्छा l भी कॉमन आ रहा है, तो इधर कॉमन क्या क्या आ गया, mg और l, तो mg और l सब कॉमन ले लेते हैं अपन। तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा म्यू और इधर बच जाएगा 1। इस m से m कैंसिल आउट हो गया, तो ओवरऑल हमारे पास क्या कैंसिल आउट कर दिया, सॉरी x कर दिया, mg बाई l, m से m कैंसिल आउट हो गया, इधर बच गया x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, तो x हमारे पास आ जाएगा, l इधर चला गया और डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू, दैट इज़ और आंसर। अब फाइनली अगर आपको फॉर्मूला लर्न करना है तो यहाँ से सीधा कर सकते हैं, और
मेथड को समझना है तो हमने देखा कि ये क्या कॉन्सेप्ट लगता है, तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट भी समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है इन कंपेरिजन टू फॉर्मूला। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि अगर इसको स्लिप होने से बचाना है तो नो डाउट जितनी नीचे ग्रेविटी लग रही है उतना का उतना ऊपर क्या लगना चाहिए, फ्रिक्शन। mg मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन। ये हमारे पास आया, ये था न्यूमेरिकल नंबर 1। सीधा फॉर्मूला भी याद रखना है, L/1 + म्यू। L की वैल्यू जो भी आ जाएगी यहाँ पुट कर देंगे, म्यू की वैल्यू जो भी आ जाएगी यहाँ पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी कि मिनिमम इतनी लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे डिस्कस करते हैं और क्या न्यूमेरिकल बनता है। और न्यूमेरिकल इसी से आगे बनता है, ये एक पोर्शन हो गया इसका, इसी का सेकंड फेज। इसका सेकंड फेज ये है कि अगर इसके ऊपर में थोड़ा सा भी जर्क लगा दूं, अब थोड़ा सा भी इस पर जर्क लगा दूं तो ये नीचे स्लिप होना चालू हो जाएगी। कंफर्म है, क्योंकि हमने क्या रखा, ये मिनिमम लेंथ है, ये जो x निकाला ये क्या है, मिनिमम लेंथ ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। टेबल के ऊपर ये कम से कम लेंथ है जिस पे ये स्लिप नहीं हो रहा। इससे कम लेंथ करने का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा भी अगर इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ तो लेंथ कम हो जाएगी, लेकिन ये नीचे चल जाएगी। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा भी इस पर जर्क देता हूँ तो ये स्लिप होना चालू हो जाएगी। तो आपसे ये पूछा गया है कि इफ़ स्मॉल जर्क इज अप्लाइड देन व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। अब क्या पूछा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 इसी के आगे कि इफ स्मॉल जर्क इज अप्लाइड, स्मॉल jerk is applied, then find work done by the friction। ये आपको बोला गया है। ठीक है, कि थोड़ा सा जर्क दे दो, जर्क देते ही चलने लग जाएगी, और जैसे ये चलने लग जाएगी तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कैलकुलेट करें आप। ठीक है, ओके, तो सिंपल है। देखो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे अपन, जो काम की चीज़ है वो लिख रहा हूँ। यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको सबको हटा दो एक बार के लिए। ये हमारे पास कंडीशन है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ से जर्क लगाऊंगा तो ये चलने लग जाएगी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इस एंड से x डिस्टेंस पे जाता हूँ और x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ dx। ठीक है, सबसे पहले इस dx एलिमेंट का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। नो डाउट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, वर्टिकल फेज में या हॉरिजॉन्टल में। तो म्यू की वैल्यू यहाँ दे रखी है, यहाँ कोई भी म्यू नहीं दे रखा, और हमेशा यही होता है। तो वर्टिकल में कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, फ्रिक्शन केवल लग रहा है हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल का मतलब इतनी लेंथ पे फ्रिक्शन लगेगा, पहली चीज़ तो ये। यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन यहाँ है, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन जो होगा वो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर होगा, यानी कि इतनी डिस्प्लेसमेंट पे होगा। ठीक है, अब इसका टोटल वर्क डन नहीं निकाल रहा हूँ मैं, क्या किया मैंने, x डिस्टेंस पे गया और छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया जिसको नाम दे दिया अपन ने dx। इस dx पे अपन ने क्या करना है, वर्क डन निकालना है। तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास dw = f.dx, और इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड बनता है f dx cos थीटा। नो डाउट फ्रिक्शन का वर्क डन है तो ये नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल 180 होगा, क्योंकि फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो बॉडी इधर नीचे चल रही है ऐसे, तो फ्रिक्शन लगेगा इधर और डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, तो 180, और cos 180 -1 होता है तो वर्क डन हो गया -f dx। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख देता हूँ इसको, -f dx। ये हमारे पास वर्क डन हो गया, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। अब वैल्यूज पुट करते हैं, जिसमें माइनस की जगह माइनस है, f क्या है, फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन, और fs मैक्स क्या होता है, म्यू इंटू आर। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास दे रखी है म्यू, और r हमारे पास क्या हो जाएगा, तो r हमारे पास हो जाएगा mg। अब mg वही m की टेक्निक, r हो गया mg, तो g तो लिख देंगे लेकिन m कितना होगा, तो वही m कितना होगा, तो यूनिट लेंथ का मास है m/l, और लेंथ कितनी है dx, तो m/l dx। तो यहाँ लिख दिया m/l और dx। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज m, और g की जगह अपन ने लिख दिया g। ठीक है, ये हो गया फोर्स, fs मैक्स इज म्यू इंटू आर, म्यू की जगह म्यू और r हो गया m इंटू जी। उसके बाद में आता है dx, dx मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो इसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा x, क्योंकि ये यहाँ से रवाना हुआ तो कहाँ जाएगा, तो ये यहाँ से रवाना होकर यहाँ तक जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ से यहीं लगेगा इसका। तो यहाँ से जब ये dx चलेगा तो कितना चलेगा, तो सर यहाँ से चल के ये यहाँ पहुँच जाएगा, उसके बाद में फ्रिक्शन नहीं लगेगा, बाद में ये नीचे चला जाएगा, तो x डिस्प्लेसमेंट तक। तो dx की वैल्यू हो गई x। ठीक है, ये हमारे पास आया dw। उसके बाद में इसको इंटीग्रेट कर देंगे अपन, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन होकर dw w बन जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को बाहर ले लेता हूँ, तो म्यू कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, और g कांस्टेंट है,
एल भी कांस्टेंट है, माइनस माइनस है ही, और अंदर बच गया डी एक्स एक्स, अंदर बच गया एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी म्यू एम जी डिवाइडेड बाई एल, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट लगाएंगे डी एक्स की लिमिट, तो इस डी एक्स की क्या लिमिट है, फ्रॉम दिस टू दिस, इसको मान लेते हैं 0, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, तो मुझे पता है इसकी लेंथ कितनी है, तो अभी अपन ने फाइंड आउट की थी मिनिमम लेंथ कितनी होती है, एल अपॉन 1 प्लस म्यू, तो ये अगर 0 है तो यहाँ तक लेंथ कितनी हो जाएगी, 0 से एल अपॉन 1 प्लस म्यू, तो लिमिट लगा दी, यहाँ पर भी लिख दो, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, 0 से एल अपॉन 1 प्लस म्यू। वैल्यूज पुट करते हैं तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास आई माइनस में म्यू एम मल्टीप्लाई विद जी डिवाइडेड बाई एल, और 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा, और x की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी एल स्क्वायर 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर, या सीधा ही कर देते हैं इसको पूरा ही ऐसे स्क्वायर, और 0 पुट करने का कोई मतलब नहीं है, तो l की जगह सॉरी x की जगह क्या रख दिया अपन ने, l अपॉन 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आया, और माइनस रख दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया दैट इज सर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, ये दूसरा न्यूमेरिकल। फिर से वही कॉन्सेप्ट से करना है तो कॉन्सेप्ट से करो, फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, तो फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा सा है, इसमें क्या हो जाएगा और आगे सोल्व करेंगे तो ऊपर देखो क्या हो गया, ये एल स्क्वायर बन गया, और नीचे हो गया 1 प्लस म्यू का स्क्वायर, ऐसे कर दिया मैंने इसको, एल स्क्वायर नीचे 1 प्लस म्यू का स्क्वायर, एल से एल कैंसिल आउट हो गया तो एक एल यहाँ से हटा दिया, तो और फॉर्मूला ईजी हो गया, म्यू एम जी बाई 2, और ब्रैकेट में हो गया एल अपॉन 1 प्लस म्यू का नीचे होल स्क्वायर, एल एज इट इज रह जाएगा। जैसे भी फॉर्मूला लर्न करना है, ये दूसरा स्टेप हो गया। तो 2 चीज़ें बताई कि मिनिमम कितनी लेंथ रख सकते हैं कि ये स्लिप ना हो, और जैसे ही जर्क देंगे तो स्लिप होगा, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन निकाला, ठीक है। इसमें एक न्यूमेरिकल और आता है, वो ये आता है कि जब ये स्लिप होगी उसके आगे का, पहले क्या था, मिनिमम लेंथ के स्लिप ना हो, ये वाली लेंथ, दूसरा क्या था, थोड़ा सा जर्क देते स्लिप होगी तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, ये वाला न्यूमेरिकल। तीसरा क्या है, जब ये स्लिप होने लग गई तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी लेंथ वर्टिकल हो जाएगी, पूरी चेन सीधी हो जाएगी। तो जब ये पूछा जाता है कि जब ये लेंथ पूरी की पूरी वर्टिकल हो गई, यानी कि ये चेन पूरी की पूरी सीधी हो गई, उस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ द चेन बताइए कि कितनी वेलोसिटी से चेन जा रही थी। तो तीसरा पार्ट देखो इसका क्या होगा, यही समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, इन सबको इरेज करता हूँ, फॉर्मूले रख लेंगे अपन, और ये तो लर्न ही है अपने को, यहाँ काम में आ रहा है एल अपॉन 1 प्लस म्यू, ये हटा देते हैं अपन सब। ओके, तो क्या कंडीशन बन रही है कि सर ये पूरी की पूरी लेंथ क्या हो गई, वर्टिकल, तो ये पूरी रिमूव हो जाएगी यहाँ से, ये पूरी हट जाएगी ऐसे, और पूरी वर्टिकल हो गई। कैसे, ये पूरी वर्टिकल यहाँ हो गई, ये थर्ड न्यूमेरिकल बन गया इसका, कि जब ये पूरी वर्टिकल हो गई पूरी की पूरी L, तो उस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी बताओ। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो को देखा है उनको पता है कि मैंने पिछली बार आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम का, कि जब भी मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन देखता हूँ तो मैं वर्क एनर्जी से ही सोल्व करता हूँ उसको। तो यहाँ पर मैं फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा। वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या बोलती है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई, ऐसा होता है। यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल है नहीं, कोई भी पकड़ के खींच नहीं रहा, 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ अवेलेबल रहेगा, क्योंकि जब ये लेंथ सीधी हुई तो उससे पहले ये ऊपर थी, और जब ऊपर थी तो यहाँ म्यू था, और म्यू था तो यहाँ फ्रिक्शन भी लगा, तो फ्रिक्शन था तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन था, तो ये रहेगा। और ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये अपन ने निकाल लिया, इसीलिए मैंने बोला कि ये सेकंड है और ये इसका थर्ड पार्ट है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ रखता हूँ मैं, तो क्या आया, माइनस में म्यू एम जी एल, और डिवाइड में हमारे पास आया 2, और ब्रैकेट में आया हमारे पास 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आया भैया, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं, ये 0 हो ही गया था, ठीक है। के एफ यू एफ के आई यू आई की वैल्यू पुट करते हैं। के एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एम कितना है, कैपिटल एम, और वी अपन को फाइंड आउट करना है वी स्क्वायर, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको रेफरेंस ले लो, और यहाँ से देखो
तो यहाँ से लेंथ नीचे आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव की हो जाएगी। फाइनली ये किधर आ गई, यहाँ से नीचे। ये रेफरेंस ले लो, ये ले लो, बात है कि ये लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो mgh नीचे चला गया, तो mgh कितना होगा, ध्यान से देखना, m तो हो गया m, g हो गया g, h कितना होगा। तो मैंने बताया था कि वर्टिकल में h जो लिया जाता है वो सेंटर टू सेंटर, तो इसका सेंटर यहाँ आएगा। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2, तो ये हो जाएगा l/2। फिर से mgh, तो m हो गया m, g हो गया g, h कितना होगा, तो ये पूरा मत ले लेना hl, ये हो जाएगा इसका आधा, क्योंकि सेंटर टू सेंटर मेजर किया जाता है सेंटर ऑफ मास के लिए। ये हमारे पास हो जाएगा इसकी वैल्यू। फिर आ गया माइनस, आगे चलते हैं अपन KI + UI। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियली क्या था, ये स्लिप नहीं हो रहा था, रुका हुआ था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0। इनिशियली हमने क्या देखा, जर्क लगाने से पहले ये स्लिप नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो ये जो चेन थी ये यहाँ पर थी और ये यहाँ थी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ से ध्यान से देखा जाए, समझना, इनिशियली क्या था, इसका कुछ पार्ट ऊपर था और कुछ पार्ट नीचे था। इसका x पार्ट तो ऊपर था और L - x पार्ट नीचे था। तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं अपन, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, 0, कोई नहीं चल रहा था क्योंकि स्लिप नहीं हो रहा था। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो इसकी तो पोटेंशियल एनर्जी जो x लेंथ है उसकी तो 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहीं से हाइट मेजर कर रहे हैं, तो न तो ये इससे ऊपर है ना ये इससे नीचे है, तो इसकी तो 0 हो गई। लेकिन L - x जो है वो किधर था, नीचे, L - x किधर था, नीचे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो कितनी होगी, mgh, कैसी होगी, नीचे यानी कि माइनस में। तो लगाया अपन ने -mgh। अब m कितना होगा, टोटल m नहीं होगा क्योंकि लेंथ केवल L - x थी, तो m हो जाएगा m/L, वही पुराना L - x, ये हो जाएगा m। g कितना होगा, g की जगह g, और h कितना हो जाएगा, तो h कितना हो जाएगा, तो मुझे पता है कि वर्टिकल में h क्या होता है, h लेते हैं, जैसे यहाँ पर अपन ने h लिया था अभी, तो h कितना लिया था, सेंटर टू सेंटर, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, L - x/2, तो L - x का तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्या किया मैंने। ये तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखी दी अपन ने वहाँ से उठा के, एक्शनल था नहीं। KF UF की वैल्यू बता देता हूँ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो गई, हाफ की जगह हाफ, m कितना, तो फाइनली ये पूरी की पूरी सीधी हो गई थी, तो पूरा मास हो गया, और v² अपन को फाइंड आउट करना है। UF फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल कितनी होगी, तो फाइनली ये पूरी की पूरी सीधी हो गई, तो mgh नीचे की साइड में, तो m की जगह m पूरा मास, g की जगह g, और h कितना, L/2। फिर आया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, फिर आया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल इसकी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो ये अपन ने निकाला, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, mgh, तो m कितना होगा, पूरा m नहीं है, तो m कितना, m/L, L - x का स्क्वायर, L - x, g की जगह g, और h कितना होगा, तो इसका h कितना होगा, तो ये लेंथ है L - x, और सेंटर टू सेंटर लेंगे तो इसका सेंटर आएगा मिड में, तो L - x/2, ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। अब जो भी वैल्यूज़ आपको गिवन है वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। एक मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ इसी पैटर्न का वैल्यूज़ के साथ। तो इसमें एक बार ये न्यूमेरिकल पूछा गया है कि ये ऐसे टेबल थी, शॉर्ट में बता रहा हूँ ध्यान से देखना, और इस टेबल की यहाँ पर जो लेंथ दे रखी थी वो थी 2 मीटर, और यहाँ पर जो लेंथ दे रखी थी ये वाली, ये लेंथ दे रखी थी 4 मीटर, ये लेंथ दे रखी थी 4 मीटर, और इस लेंथ का टोटल जो मास दे रखा था वो दे रखा था 12 kg, और यहाँ पर म्यू की वैल्यू दे रखी थी 0, और आपको v निकालना था। ये रहा फॉर्मूला, सबसे पहले म्यू 0, तो इधर मैं अगर म्यू की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, और म्यू कहीं आ रहा है क्या, और कहीं नहीं आ रहा, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो यहाँ सोल्व करते हैं अपन, क्या आंसर आता है, देखो ये तो हो गया 0 लेफ्ट वाला, राइट में आते हैं, हाफ की जगह हाफ, m कितना, m की वैल्यू 12, और v² अपन को निकालना है भैया, माइनस m की जगह 12, g की वैल्यू मान लो 10 ले लो, और l कितना है टोटल, तो टोटल l है हमारे पास 2 और 4 6, तो यहाँ लिख दिया 6, और 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 लिख दिया सीधा। तो ये वाला भी पार्ट हो गया हमारा यहाँ तक। फिर आया माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैंने प्लस ही लिख दिया सीधा, ये हो गया m/12, तो m की जगह हो गया 12, 2 की जगह 2, और l कितना 6,
और ब्रैकेट में L माइनस एक्स, तो L कितना है हमारे पास टोटल 6 और x कितना है हमारे पास 2, तो 6 माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो ये देखो यहाँ पर 0 है तो इसको उधर लेके जाऊँगा तो ये बराबर में आ जाएगा भैया ऐसे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 6v² और मैंने सही तो किया है क्या इसको? अच्छा ये 2 टर्म थे इधर, है ना। इधर हमारे पास एक टर्म तो था ये वाला और एक टर्म था ये माइनस वाला और एक टर्म था ये प्लस वाला, ठीक है भैया। तो ये 0 रख रहा हूँ मैं इधर। ये हो गया हमारे पास 6v² और ये हो जाएगा हमारे पास 360। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 6v² माइनस 360 और प्लस ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16, 160। तो ये हो जाएगा 6v² और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 200। तो v² की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, तो v² इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 200/6 और v की वैल्यू आ जाएगी दिस। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गया, लेकिन इसके अंदर जो मैंने समझाया है इससे बाहर चेन पे कुछ भी नहीं आता है। सारा का सारा न्यूमेरिकल अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आई होप चेन के न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू निकालना कि ताकि स्लिप ना हो, दैट इज़ L/1 + μ। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आता है और कितनी फाइनल वेलोसिटी रहेगी जब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। थैंक यू।